नमस्ते बच्चों, सब बढ़िया हो ना। देखिए अपन पाठ 2 ऋतु चित्रणम में 7वें श्लोक तक पढ़ चुके थे और ये 7वां और 8वां जो श्लोक है वो है शरद ऋतु के बारे में। 7वां श्लोक अपन ने पूरा पढ़ लिया था। शरद ऋतु कब आती है? जब वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली होती है या समाप्त हो जाती है। तो उस समय का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं, वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड, वाल्मीकि जी कहते हैं लोकम संसार को सुवृष्टया अच्छी वर्षा से, तृतीय विभक्ति है, परितोषित्वा संतोषप्रद करके या संतुष्ट करके, नदी तटाकानी नदियों और तालाबों को, पूरित्वा पूरा भर करके, निष्पन्न सस्याम उपजी हुई फसल से, वसुधाम कृत्वा धरती को करके, उपजी हुई फसल वाली धरती को बना करके, त्यक्त्वा नभः और बादल को त्याग करके, तोय धरा प्रियता, तोय धरा यानी नभ यानी आकाश को, तोय धरा यानी बादल, प्रियता यानी चले गए हैं। मैंने पहले बताया नभ और बादल दोनों में अंतर है, आकाश और बादल में। वहां पर अपने पहले आया था वारी धरा। वारी किसका पर्यायवाची है? जल का। तोय भी किसका पर्यायवाची है? जल का। तो वारी और तोय इन दोनों पर्यायवाचियों के पीछे यदि अपन धरा जोड़ देंगे तो दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? बादल। तो लोकम सुवृष्टया परितोषित्वा, संसार को अच्छी वर्षा के द्वारा संतुष्ट करके, नदी ही तटाकानी च पूरित्वा, नदी और तालाबों को पूरा भर करके, निष्पन्न सस्याम वसुधाम कृत्वा, वसुधाम यानी धरती को, निष्पन्न सस्याम उपजी हुई फसल वाली, कृत्वा यानी बना करके, त्यक्त्वा नभ, नभ यानी आकाश को, त्यक्त्वा यानी त्याग करके, तोय धरा यानी बादल, प्रियता यानी चले गए हैं। कौन से मौसम में चले गए हैं? शरद के मौसम में या शरद ऋतु में बादल आकाश से जा चुके होते हैं। इसमें अधिकतर सब में कत्वा प्रत्यय या त्वा प्रत्यय हैं। तो देखते हैं परितोषित्वा, इसमें है परि उपसर्ग, तुष और नीच धातु, त्वा प्रत्यय। पूरित्वा, पूर और नीच प्लस त्वा प्रत्यय। कृत्वा, क्री धातु, त्वा प्रत्यय। त्यक्त्वा, तेज धातु और त्वा प्रत्यय। अधिकतर सब में त्वा प्रत्यय हैं। निष्पन्न, निस उपसर्ग, पद धातु और कत प्रत्यय। प्रयाता, प्र उपसर्ग, या धातु और कत प्रत्यय। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है। नदिश तटाकानी, नदी है प्लस तटाकानी, विसर्ग का स हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर है सत्व विसर्ग संधि। सुवृष्टया, इसमें तृतीय विभक्ति बताई दी है। तोय धरा, अगर आ जाए बादल का पर्यायवाची क्या है तो क्या है? तोय धरा। अगला श्लोक देखते हैं, 9वां श्लोक। इस श्लोक में है हेमंत ऋतु का वर्णन। तो हेमंत ऋतु में क्या होता है? रवि संक्रांत सौभाग्य, रवि यानी बादल से, रवि यानी सूर्य से, संक्रांत मलिन हो गया है, सौभाग्य यानी जिसका प्रकाश, सूर्य ने जिसका प्रकाश मलिन कर दिया है,
तुषार अरुण मंडलः। तुषार यानी ओसने, जिसका मंडलः यानी घेरा, ओसने जिसका घेरा, अरुण यानी हल्का लाल या पीला कह सकते हैं इसको, जिसने अरुण रंग का कर दिया है। पहला वाला शब्द क्या कहता है? सूर्य ने जिसके प्रकाश को मलिन कर दिया है। दूसरा कहता है ओसने या तुषार ने जिसके मंडल यानी घेरे को अरुण कर दिया है, थोड़ा सा पीला कर दिया है। निश्वास, निश्वास यानी श्वास द्वारा, अंधा यानी अंधे हुए या कम दिखाई देने वाले, आदर्श यानी चंद्रमा के, आदर्श यानी शीशे के समान या कांच के, ईव यानी समान, आदर्श यानी कांच, ईव यानी समान। चंद्रमा ना प्रकाशते, चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जब हेमंत ऋतु आती है, हल्की हल्की ओस पड़ने लग जाती है, उस समय चंद्रमा की जो चमक होती है वो कम हो जाती है। किसकी तरह कम हो जाती है? उस कांच की तरह जिस कांच पर अपन सर्दियों में फूंक मारते हैं और उस कांच पर कुछ जम जाता है, उस कांच की तरह चंद्रमा प्रकाशित कम होता है या कम प्रकाशित नहीं होता है। तो रवि संक्रांत सौभाग्य, सूर्य ने जिसके प्रकाश को संक्रांत यानी मलिन कर दिया है। तुषार अरुण मंडल, तुषार या ओस ने जिसके मंडल या घेरे को अरुण कलर का कर दिया है, अरुण रंग का कर दिया है। निश्वास अंध, श्वास से अंध यानी अंधे हुए, आदर्श यानी कांच के, ईव यानी समान। चंद्रमा न प्रकाशते, चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो रहा है या चंद्रमा कम प्रकाशित हो रहा है। देखते हैं इसमें संक्रांत, इसमें है सम प्लस क्रम प्लस कत, कत प्रत्यय है। संक्रांत सौभाग्य, संक्रांत सौभाग्य, यस्य स, मतलब जिसका प्रकाश मलिन हो गया हो। कौन सा समास? बहुब्रीहि। तुषार अरुण मंडलः, तुषार के द्वारा अरुण मंडल, तुषारेण अरुण मंडलः। और तुषारेण में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। तो समास कौन सा होगा? तृतीया तत्पुरुष। अरुण मंडलः, अरुण मंडल में भी समास है। अरुण च असो मंडलः, लाल कलर का है जो घेरा, जहाँ पर विशेषण विशेष से आ जाते हैं वहाँ पर कर्मधारय समास, कर्मधारय। और क्या है इसमें? निश्वासांध, तो नी श्वासेन अंध, श्वास के द्वारा जो अंधा या मलिन हो गया है। तृतीय विभक्ति आ रही है तो तृतीया तत्पुरुष। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो निश्वास प्लस अंध, अ और अ मिलके आ हो रहा है, मतलब कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अगला श्लोक है 10वां, और ये 10वां श्लोक है शिशिर ऋतु के बारे में। शिशिर यानी सर्दी का मौसम, बिल्कुल जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो उस समय क्या होता है? देखिए नदियों में क्या होता है कि जो नदियाँ होती है उनसे, उनके पानी से अपने आप भाप ऊपर निकलने लगती है। नदियों के आसपास बहुत सारे सारस पक्षी आ जाते हैं
जो ऊपर से बर्फ पड़ती है या ओस पड़ती है उसके कारण जो किनारे की रेत होती है वह गीली हो जाती है, और इन्हीं के ही द्वारा हमें पता चलता है कि यहाँ पर नदी है। तो देखिए इसमें क्या कहता है, वाष्प संच्छन्न सलीला। वाष्प मतलब भाप से, संच्छन्न ढका हुआ है, सलीला जिसका जल भाप से ढका हुआ है। रुत विज्ञेय सारसा। रुत यानी ध्वनि या आवाज, विज्ञेय जानने योग्य, सारसा यानी सारसों की, जो सारसों की ध्वनि से ही जानी जा सकती है। हिम आर्द्र बालुका तीरे। हिम यानी बर्फ से, आर्द्र यानी गीले हो गए हैं, तीरे यानी किनारे, बालुका यानी बालू रेत वाले, जिसके बालू रेत वाले तीर या किनारे बर्फ से गीले हो गए हैं या ऊपर से पड़ने वाले पाले से गीले हो गए हैं। ऐसी सरिता यानी नदियाँ, भांति यानी प्रतीत होती है, सांप्रतम यानी अब इस तरह की नदियाँ प्रतीत हो रही है या नदियाँ इस तरह की दिखाई दे रही है। किस तरह की दिखाई दे रही हैं? वाष्प संच्छन्न सलीला, भाप ने जिसके जल को ढक लिया हो, जल के ऊपर भाप उड़ रही है, उससे जल दिखाई नहीं दे रहा है। रुत विज्ञेय सारसा, सारसों की आवाज़ से ही जो पहचानी जा रही है। हिमाद्र बालुका तीरे, जिसके बालुका या बालू रेत युक्त किनारा हिम से या बर्फ से गीला हो गया है। ऐसी सरितः यानी नदियाँ सांप्रतम भांति अब प्रतीत हो रही है। देखते हैं इसमें प्रश्न। सबसे पहला है समछन्न, तो सम प्लस छद प्लस कत। संछन्न किससे बना है? सम, छद और कत। सम उपसर्ग, छद धातु और कत प्रत्यय। इसके बाद है रुत विज्ञेय, आवाज से पहचानने योग्य, तो रुतेन विज्ञेय, ध्वनि से पहचानने योग्य। तृतीया विभक्ति आ गई है। कौन सा समास? तृतीया तत्पुरुष। देखिए जब आप इन चीज़ों को बार बार देखेंगे ना, तो बिना इनको अलग से पढ़े आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, पर जैसे जैसे आप इनको पढ़ते जाएंगे ये समझ में आते जाएंगे, और फिर आपको ग्रामर पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद है हिमाद्र, हिम प्लस आर्द्र। कौन सी संधि? दीर्घ संधि, क्योंकि अ और आ मिलके क्या हो रहा है? आ हो रहा है। समास देखें तो हिमेन आर्द्र, बर्फ से गीली, तृतीया विभक्ति आ गई है। कौन सा समास होगा? तृतीया तत्पुरुष। भांति, प्रतीत हो रही है, इसका कर्ता कौन है? सरितो यानी कि नदियां। भांति का कर्ता कौन? नदियां, या सरितो की क्रिया क्या? भांति। विज्ञेय, वी प्लस ज्ञा प्लस यत, वी उपसर्ग, ज्ञा धातु, यत प्रत्यय। और इस पाठ का लास्ट श्लोक, हंसो यानी हंस, यथा जैसे, राजत पंजर, राजत यानी चांदी का, पंजर यानी पिंजरे में, स्थ यानी स्थित होकर शोभा पाता है। हंस जैसे चांदी के पिंजरे में शोभा पाता है। सिंगो यानी शेर, यथा यानी जैसे, मंदर कंदरस्थ, मंदर यानी मंदार पर्वत के, कंदरस्थ, कंदर, कंदर यानी होता है गुफा, कंदरा, जैसे मंदार पर्वत की गुफा में शोभा पाता है। कौन? शेर। वीरो, वीर व्यक्ति, यथा जैसे, गर्वित कुंजरस्थ, गर्वित यानी बहुत बड़े नशीले मदमस्त, कुंजर यानी हाथी पर, अस्थ यानी स्थित होकर शोभा पाता है। वीर जिस प्रकार मदमस्त या गर्वित हाथी पर शोभा पाता है। चंद्रो अपि, चंद्रमा भी, बभ्राज शोभा पा रहा है, तथा यानी उसी तरह, अंबरस्थ यानी आकाश में स्थित होकर। तो चंद्रमा की शोभा की तुलना तीन चीज़ों से की गई है। किससे? जैसे चांदी के पिंजरे में हंस शोभा पाता है,
मंदार पर्वत की गुफा पर शेर शोभा पाता है, गर्वित हाथी पर वीर व्यक्ति शोभा पाता है, उसी प्रकार अंबर पर स्थित चंद्रमा भी शोभा प्राप्त कर रहा है। बिल्कुल सादा श्लोक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखते हैं इसमें राजत पंजर, तो रजतः निर्मित पंजरः, रजतः निर्मित पंजरः, इसमें अपन मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। और रजतः पंजरा यानी चांदी का पिंजरा, यानी कि विशेषण विशेष से रजतः पिंजरा, यस बहुव्रीहि भी कह सकते हैं। इसमें बहुव्रीहि भी है और मध्यम पदलोपी तत्पुरुष भी है। मंदर कंदर, मंदरस्य कंदर, मंदर पर्वत की गुफा, षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष। गर्वित कुंजरः, गर्वितः कुंजरः, घमंडी हाथी या गर्विला हाथी कौन सा है? कर्मधारय, विशेषण विशेष से है। और तो क्या है इसमें? तथाम्रस्त, केवल इसमें संधि है, तथा प्लस अम्बरस्थ, आ और अ मिलके आ हो रहा है, मतलब दीर्घ संधि। ठीक है, ये पाठ की व्याख्या हिंदी अनुवाद पूरा। इसमें अपने चंद्रोदय के बारे में बताया गया है। अगर व्याख्या में आ जाए तो संदर्भ में लिख देना, चंद्रोदय के बारे में बताया गया है। अगला जो भी वीडियो आएगा उसमें इस पाठ के प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इतना, धन्यवाद।